सबसे पहले आप लोग मेरा ये वाला वीडियो देखिए। लोग भाई साहब कुछ ऐसा कर देंगे कि हम सबका दिमाग उड़ जाए। ये लोग कुछ ऐसा कर दें कि भाई साहब जो हम लोगों ने सपने में भी नहीं सोचा होगा। मैंने कहा था ना, एक्सपेक्ट दी अनएक्सपेक्टेड फ्रॉम कोलकाता नाइट राइडर्स, क्योंकि ये एक ऐसी फ्रेंचाइज है जो कभी भी कुछ भी कर सकती है। अब ये तो वक्त ही बताएगा कि ऑन्ड्रे रसल को केकेआर ने छोड़कर गलत किया या सही किया। ऑन्ड्रे रसल कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए टाइम ब टाइम एक लायबिलिटी बनते जा रहे थे, ठीक है, एक नुकसान ही बनते जा रहे थे। जी हाँ, उन्होंने कोलकाता नाइट राइडर्स को अनगिनत पारियां जिताई हैं। उन्होंने कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए बहुत सारी विकेटें ली हैं, क्रूशियल मैचेस जिताए हैं, लेकिन वो सब कुछ 2-3 साल पहले की बात है। अगर आप ऑन्ड्रे रसल की, ठीक है, पिछले 1 या 2 साल का ट्रैक रिकॉर्ड उठा के देख ले, आप लोग को यही मिलेगा कि जितना रन ऑन्ड्रे रसल बनाता है उससे ज़्यादा वो बॉलिंग में दे देता है। और कभी कभी तो भाई साहब 1-2 मैच में चलेंगे, बाकी मैच में चलेंगे ही नहीं। और मेरा मतलब यहाँ पे ये नहीं कि मैं ऑन्ड्रे रसल को हेट कर रहा हूँ, बिल्कुल भी नहीं। मैं कोलकाता नाइट राइडर्स का डाई हार्ड फैन हूँ। 2011 से मैंने देखना शुरू किया था और तब से लेकर आज तक मैं कोलकाता नाइट राइडर्स को ही सपोर्ट करता हूँ। लेकिन आपको भी देखना पड़ेगा कि भाई साहब ऐसे कौन से प्लेयर्स है जो हमारा सिरदर्द बनते जा रहा है, और वो आपको सामने दिख रहा था। वेंकटेश अय्यर है, क्विंटन डी कॉक है, ऑन्ड्रे रसल है, ठीक है। और देखो, बात यहाँ पे ये नहीं कि भाई साहब कौन कितने साल से खेल रहा है, कौन कितने साल से नहीं खेल रहा है। एक आईपीएल फ्रेंचाइज है, उसको पैसे बढ़ाना है। वो पैसे तभी बना पाएगा जब वो जीतेगा, और उसको तभी जीत पाएगा जब उसके पास अच्छे प्लेयर्स होंगे। मेरे हिसाब से अजिंक्य रहाणे को रिटेन करके कोलकाता नाइट राइडर्स ने एक बहुत ही अच्छा दाव खेला है, क्योंकि अगर अजिंक्य रहाणे को केकेआर रिलीज कर देती तो मैं दावे के साथ बता सकता हूँ कोई भी टीम अजिंक्य रहाणे के लिए अपना पैडल ऊपर करती ही नहीं, क्योंकि उनको पता है कि भाई साहब ये बंदा T20 इतना अच्छा नहीं खेल पाता है। लेकिन अगर कोलकाता नाइट राइडर्स अजिंक्य रहाणे को छोड़ देती और अगर उनको वापस लेना पड़ता तो बहुत ही एक हास्मक चीज़ हो जाता, एक बहुत ही केकेआर उसके बाद एक बहुत ही लाफेबल सिचुएशन में आ जाती। लोग बोलते कि भाई साहब अरे देखो, इन्होंने तो सबसे पहले अपने कप्तान को छोड़ा, अब जब देख रहे हैं कि उसको कोई नहीं ले रहा और इनको भी कप्तान का ज़रूरत है तो वह वापस अजिंक्य रहाणे को ले रहे हैं। और कोई भी टीम इतनी भी पागल नहीं है कि वो अपने कप्तान को ही छोड़ दे। कोई भी टीम इतनी भी पागल नहीं कि भाई साहब कोई अपना बनाया हुआ कप्तान छोड़ दे। हाँ, अगर आप दिल्ली कैपिटल्स है तो आप वो कर सकते हो, क्योंकि दिल्ली कैपिटल्स का भी इतिहास कुछ ऐसा ही रहा है। वो लोग कभी भी अपना लेसन नहीं सीखते हैं और इसी वजह से उनके पास 0 आईपीएल ट्रॉफीज है, ठीक है। और अगर हम लोग केकेआर के रिटेंशन में ध्यान दें, सबसे पहले अजिंक्य रहाणे जो मेरे हिसाब से एक ठीक ठाक रिटेंशन है, ठीक है, एक अच्छा सोचा समझा हुआ रिटेंशन है अजिंक्य रहाणे कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए। अगर हम दूसरे पोजीशन पे आ जाते हैं, वो है अंगकृष रघुवंशी। दोस्तों, आप लोगों ने देखा होगा जब कोलकाता नाइट राइडर्स ने सूर्य कुमार यादव को रिलीज़ किया, शुभमन गिल को रिलीज़ किया, तब उनको कितना पछतावा हुआ था। और क्योंकि वो लोग तो बहुत ही यंग थे, सूर्य कुमार यादव को कोई जानता भी नहीं था जब कोलकाता नाइट राइडर्स में वो खेलते थे। लेकिन जब कोलकाता नाइट राइडर्स ने सूर्य कुमार यादव को छोड़ा, मुंबई इंडियंस ने उन्हें खरीदा, और उसके बाद आप जानते ही हैं आज सूर्य कुमार यादव कहाँ है, आज शुभमन गिल कहाँ है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से अंगकृष रघुवंशी एक फ्यूचर इन्वेस्टमेंट के तौर पे केकेआर में रहेंगे। देखिए, एक अच्छा दाव है। अगर हम लोग तीसरे रिटेंशन पे आ जाए तो वो है अनुकूल रॉय। अब देखो, ये तो गारंटीड है कि भाई साहब 14 मैचेस में 14 मैचेस अनुकूल रॉय नहीं खेलेंगे। अगर केकेआर के पास कोई एक अच्छा इंडियन ऑलराउंडर आ जाता है तभी अनुकूल रॉय को बाहर बैठना पड़ेगा, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ मैचेस अनुकूल रॉय अपने टीम के लिए खेलते हुए आपको दिखे। क्यों? क्योंकि वो बंदा पिंच हिटिंग जो होता है ना, मतलब आके 6 मार देना, मतलब 2 बॉल में 10 रन बना देना या 3 बॉल में 18 रन बना देना, वैसा पारिया अनुकूल रॉय खेलना जानते हैं। और एक गन फील्डर है और बॉलिंग में आपको 2-3 ओवर भी दे सकते हैं। हालांकि इतने किफायती बॉलर नहीं है, इतने एक्यूरेट बॉलर नहीं है, लेकिन वो आपको 2 ओवर दे सकते हैं, थोड़ा रन चाप के वो आपको दे सकता है। तो ये 3 रिटेंशन काफी अच्छे थे। अगर लोग चौथे नंबर पे आ जाए तो वो हर्षिता था, ऑफकोर्स वो रिटेन होने वाले थे। उसके बाद है मनीष पांडे। अब देखो, केकेआर के पास अगर हम लोग 2025 सीजन देखे, कोलकाता नाइट राइडर्स स्ट्रगल करे थी ओपनिंग में भी, मिडिल ऑर्डर में भी और फिनिशिंग में भी, ठीक है। अब देखो, ओपनिंग में तो
ये लोग कर लेंगे कि भाई साहब या तो अजिंक्य रहाणे खेलेगा और सुनील नारायण खेलेंगे, क्योंकि वेंकटेश अय्यर को तो हम लोग रिलीज कर चुके हैं। तो आप लोग ये मानते चलो कि अजिंक्य रहाणे और सुनील नारायण ओपनिंग करने वाले हैं, ठीक है। तीसरा नंबर पे शायद मनीष पांडे आ सकते, क्यों? क्योंकि उनके पास एक तो इतना सारा एक्सपीरियंस है और उन्होंने काफी सारे मैचेस मतलब ऐसे ऐसे सिचुएशन से निकाल के कोलकाता नाइट राइडर्स को जिताए हैं, जो कि मतलब कोई मानेगा भी नहीं, ठीक है। और उनके पास बहुत ही ज्यादा एक्सपीरियंस है, तो शायद इस वजह से मनीष पांडे को, ठीक है, कोलकाता नाइट राइडर्स ने रिटेन किया है। उसके बाद देखो रमनदीप सिंह, इनको भी रिटेन करना ही था, ठीक है। गन फील्डर है, बॉलिंग में भी आपको 1-2 ओवर दे सकता है, बैटिंग में तो आप इनका पावर जानते ही है, ठीक है। उसके बाद है रिंकू सिंह, भाई ऑफ कोर्स इनको तो रिटेन करना ही था, ठीक है, इनके लोग कोई बात करना ही नहीं है। 8 नंबर पे अगर हम लोग देखें, 8 नंबर पे केकेआर ने रिटेन किया है रॉबमन पॉवेल को। अब यहाँ पे आप खेल देखो, रॉबमन पॉवेल है वेस्ट इंडीज, है फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर। आपको स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर काफी मिल जाएंगे, लेकिन फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर आपको बहुत ही कम मिलेंगे। और एक ऐसा फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर जो कि पावर प्ले में डालता हो, जी हाँ, जैसे हार्दिक पांड्या पावर प्ले में ओवर डालते हैं, मुंबई इंडियंस के लिए, गुजरात टाइटंस के लिए डालते थे, अभी इंडिया के लिए भी डालते हैं, वैसे ही सेम टू सेम रॉबमन पॉवेल भी कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए कर सकते हैं। पावर प्ले में 1 या 2 ओवर आप उन्हें मिडिल ऑर्डर में बैटिंग करवा लो, आप लोअर मिडिल ऑर्डर में बैटिंग करवा लो, आप उनसे 8 नंबर में बैटिंग करवा लो, ये बंदा कहीं भी बैटिंग कर सकता है और लंबे लंबे हिट लगाने के लिए ही ये बंदा फेमस है। तो चलो रॉबमन पॉवेल का भी रिटेंशन हमें समझ में आ गया। फिर आते हैं सुनील नारायण, भाई साहब इनको तो करना ही था। फिर उमरान मलिक, देखो केकेआर के पास बॉलर थे, ठीक है, लेकिन फास्ट बॉलर जो कि 140 पे या 135 पे जो कंसिस्टेंटली डालता हो वैसा नहीं था, तो इसलिए उमरान मलिक का रिटेन होना केकेआर के लिए बहुत ही अच्छा सोचा समझा रिटेंशन है। उसके बाद है वैभव अरोड़ा, ऑफ कोर्स स्विंग बॉलिंग करते हैं, विकेट लेके रहते हैं पावर प्ले में। और उसके बाद वरुण चक्रवर्ती, भाई स्पिन में तो ये होना ही था, ठीक है। तो अगर हम लोग देखें अभी अगर हम लोग इन 12 में से देखें तो 11 तो प्लेइंग, अगर हम लोग अभी देखें कोलकाता नाइट राइडर्स के पास 11 प्लेइंग 11 तो अभी है, ठीक है। अगर हम लोग देखें भाई साहब, सुनील नारायण, रॉबमन पॉवेल, रिंकू सिंह, मनीष पांडे, हर्षित राणा, अनुकूल रॉय, अंग्रेज रघुवंशी, अजिंक्य रहाणे, ये सारे के सारे आप प्लेइंग 11 के प्लेयर्स है। ये कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए एक बहुत ही बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है, क्योंकि मतलब अमूमन टीमें क्या करती है, ऐसे ऐसे प्लेयर को रिटेन कर लेती है जो कि उनका प्लेइंग 11 का पार्ट नहीं है, लेकिन वो सोचते हैं कि हम उनको फ्यूचर में अगर ये निकल जाए तो हम इनको यूज करें, मतलब थोड़ा लो कॉस्ट ऐसा प्लेयर को बहुत टाइम टीमें रिटेन कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पे केकेआर ने बहुत ही अच्छी तरह से अपना प्लेइंग 11 बना के प्लेयर्स को रिटेन किया, ठीक है। अगर कोलकाता नाइट राइडर्स चाहे अपना प्लेइंग 11 बनाने के लिए इजिली इन 12 खिलाड़ियों में से 11 तो खेलने वाले हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं हम लोग कोलकाता नाइट राइडर्स के रिलीजेस पर, ठीक है। सबसे बड़ा नाम और सबसे जो मैं शॉकिंग तो नहीं कहूंगा, ठीक है, क्यों देखो तो जब आप क्रिकेट को देखते हो समझते हो तो आपको ये वाला रिलीज आपको शॉक नहीं लगेगा, क्योंकि जैसे मैंने कहा था कि भाई साहब रसल जो है वो एक लाइबिलिटी बनते जा रहे थे। वो जितने बल्ले से रन नहीं बनाते हैं उतने वो अपने ओवर्स में अपने बॉलिंग में रन दे देते हैं, ठीक है। और फील्डिंग में भी मतलब इतना वो तगड़ा फील्डिंग नहीं कर पाते, क्योंकि वो इंजरी प्रोन है, बहुत इंजरी प्रोन है वो। हाँ, वो बंदा में जिगरा है, दम है, इसलिए वो 14 के 14 मैचेस खेल जाता था। और वहीं पे वो मेन पॉइंट है, बस वो खेल जाता था, लेकिन वो किस तरीके से खेलता था, बस बैटिंग में वो अपना पावर दिखाता था, ना फील्डिंग में ना बॉलिंग में। वो आके बस शॉर्ट पिच बॉल डालते थे। बैटर को पता है भाई साहब शॉर्ट पिच बॉल आएगा छक्का मारो, और इनिंग में तो भाई साहब आपको बस पेस चाहिए और शॉर्ट ऑफ द पिच चाहिए, अब लगाओ 6 रन। तो रसूल को देखो, अब यहाँ पे कोलकाता नाइट राइडर्स ये कर सकती कि भाई साहब मिनी ऑक्शन में जो कि 2026 में होने वाला होगा एंड में, या तो कोलकाता नाइट राइडर्स ये कर सकती है, जो मुझे लगता है कोलकाता नाइट राइडर्स ये भी कर सकती है कि ऑक्शन में ऑन्ड्रे रसेल को वापस खरीद ले, क्योंकि अगर आपको याद होगा कोलकाता नाइट राइडर्स ने ऑन्ड्रे रसेल को 12 करोड़ में खरीदा था। और मेरे को नहीं लगता कि भाई साहब कोई भी टीम इतना भी मतलब ऑन्ड्रे रसेल के पीछे जाएगा। हाँ, एक टीम हो सकता है, या तो मुंबई इंडियंस जाएगी या तो दिल्ली कैपिटल्स जाएंगे। इन दोनों को छोड़ के मेरे को नहीं लगता कि कोई भी टीम रसेल के पीछे जाएगी। और अगर मतलब 12 करोड़ में कोलकाता नाइट राइडर्स ने 2025 के लिए ऑन्ड्रे रसेल को रिटेन किया था, और
शायद ऐसा भी हो सकता है कि रसेल उन्हें कम प्राइस में मिल जाए, शायद 8 करोड़ में मिल जाए, शायद 6 करोड़ में मिल जाए, ऐसा भी हो सकता है। ये हो सकता है दोस्तों ऑक्शन में और मिनी ऑक्शन में काफी बार देखा गया है, ठीक है। उसे डीकॉक को तो निकलना ही था, कोई घंटा का ये बैटर रिसीव ऐसा वैसा करता था। डीकॉक का हमें समझ में आता है, अय्यर का समझ में आता है, लेकिन जो एक रिलीज जो मेरे समझ के परे है, जो एक रिलीज केकेआर ने की है और जो मेरे समझ के परे है, वो है मोइन अली का रिलीज। मतलब आप इस बंदे को आप क्यों छोड़ोगे? अब इससे जब मोइन अली आपको 4 के 4 ओवर भी दे सकते हैं, आप वो पावर प्ले में भी डाल के दे सकते हैं, आप वो पावर प्ले में बैटिंग भी करके दे सकते हैं, वो 6 नंबर पे आके भी बैटिंग कर सकते हैं। तो ये जो बस एक जो रिलीज है मोइन अली, मेरे को ये समझ में नहीं आया। बाकी ऑनिक नोकिया, रैमोनेला गुरबाज, स्पेंसर जॉनसन, चेतन साकरिया, लुवनीत सिसोदिया, इनको समझ में आता है। कि क्या है कि रिलीजेस में बस मुझे एक रिलीज समझ में नहीं आता है, वो है मोइन अली का रिलीज, क्योंकि वो बंदा आपको पावर प्ले में बॉलिंग भी करके देता है, वो बंदा आपको पावर प्ले में बैटिंग भी करके देता है, वो नंबर 3 पे भी बैटिंग कर सकता है, वो नंबर 6 पे भी बैटिंग कर सकता है। तो आप ऐसे प्लेयर को आप क्यों छोड़ोगे? तो बस आप लोग को कि कोलकाता नाइट राइडर्स का रिटेंशन और रिलीज कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना।